स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि संसद के अंदर जो संविधान पर चर्चा चल रही है उसमें चर्चा, उसमें पड़ताल, उसमें बहस कितनी है और एजेंडा कितना है। तो संविधान पर चर्चा चल रही है या फिर अपना अपना एजेंडा है। 26 जनवरी को संविधान निर्माण के 75 साल पूरे होने वाले हैं। तो अमृत काल के इस वर्ष में देश की संसद में भी आज संविधान पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत करते हुए लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि संविधान किसी एक पार्टी की देन है। संविधान निर्माण में इसके कई लोगों की अहम भूमिका को भुला दिया गया है। हमारा संविधान स्वाधीनता आंदोलन के हवन कुंड से निकला अमृत है, यह हमारा स्वाभिमान है। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग संविधान की प्रति जेब में रखकर घूमते हैं। उन्होंने बचपन से यही सीखा है, जेब में रखकर ही घूमना सीखा है। लेकिन बीजेपी, उसने तो संविधान को माथे से लगाया है। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा हो रही है, जिसमें सभी दल के सांसद हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना पहला भाषण लोकसभा में इसी चर्चा में दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए अदानी के कोल्ड स्टोरेज जैसे कई मुद्दे सदन में रखे। जाति गणना, आरक्षण जैसे चुनावी मुद्दे को लाकर जोरदार भाषण देने की कोशिश की। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संविधान पर चर्चा में अपने एजेंडा को प्रमुखता से रखा। जाति गणना को अखिलेश यादव ने जरूरी बताते हुए उपासना स्थल की सुरक्षा पर जोर दिया। अखिलेश यादव ने संविधान चर्चा के साथ साथ लद्दाख की भी चर्चा कर डाली और सरकार पर पीछे हटने का आरोप भी लगा दिया। शायद मौजूदा स्थिति को लेकर मुझे लगता है कि उनकी जानकारी में, उनके संज्ञान में डाला नहीं गया कि लद्दाख में इस समय क्या स्थिति है। वहीं टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों पर प्रकाश डाले। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सहायता के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया। तो सवाल यह है कि संविधान पर चर्चा के इस विशेष आयोजन में अगर राजनीतिक दल सिर्फ अपने चुनावी एजेंडे को ही चर्चा में प्रमुखता देते हैं तो फिर इस मौके का मकसद तो कमजोर पड़ जाएगा। किस मकसद से इस चर्चा का आयोजन किया गया है, वो मकसद ही कहीं पीछे छूट रहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरुआत की और कहा कि कांग्रेस की पीढ़ियों से संविधान को जेब में रखने की आदत पड़ गई है। ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया है और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। तो इसी चर्चा में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने संविधान पर बोलते हुए कहा कि संविधान की ज्योति हर भारतीय के दिल में जलती है। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। तो वहीं सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस चर्चा में संविधान को रक्षा कवच बताया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैंने तो संविधान निर्माण का दायित्व बहिष्कृत वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिया है। ये वही संविधान है जो समय समय पर हमारा रक्षा कवच बनता है।
अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। तो ये चर्चा की कुछ बातें तो हमने आपको सुनवा दी, किसने क्या बात रखी, लेकिन आपने देखा होगा कि इसमें जो संविधान पर चर्चा है वो कम हो रही है। कोई संभल की बात कर रहा है, कोई कहीं और की बात कर रहा है, तो ये तमाम बातें, कोई पूजा स्थल विधेयक की बात कर रहा है। लेकिन इस चर्चा में क्या इन सब के जरिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है क्या? इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी, नमस्ते। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बात रखने वाले, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनके जरिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, अभी हमने कुछ बातें तो सुनवाई, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की, प्रियंका गांधी वाड्रा की, अखिलेश यादव जी की। ये तमाम बातें देखने के बाद तो यही लग रहा है कि ये चर्चा में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन चर्चा में फिर बातें कैसी रख रहे हैं? संविधान की मीमांसा जो होनी चाहिए, संविधान के बहस में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, संविधान के सफर पर बात होनी चाहिए, संविधान के उद्गम पर बात होनी चाहिए, संविधान की आत्मा पर बात होनी चाहिए, वहां पर बात ना हो करके अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं क्या? लाल जी, आप कह सकते हैं कि ये देश के लिए एक स्वर्णिम मौका है। जो आज़ादी, ये संविधान निर्माण के 75वें साल में ये 26 जनवरी को पूरा होगा। और इस एक महत्वपूर्ण जो हमारे पास ये समय है, अमृतकाल जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये संविधान पे आज लोकसभा और राज्यसभा में, कल राज्यसभा में चर्चा होगी, 13-14 को लोकसभा में और 14-15 को राज्यसभा में चर्चा होनी है। डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये हमारे जनरेशन को एक इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश के जब माननीय सांसद इस पे चर्चा करेंगे, इसके व्यवहार में और इसको लेके जो प्रतिबद्धता है उसको लेके चर्चा करेंगे, तो डेफिनेटली आज की नई पीढ़ी को भी संविधान पे चर्चा करना और संविधान पे बात करने की उनकी भी समझ बढ़ेगी। हम लोग भी इतनी देर से संविधान पे समझ बढ़ाने के लिए ही अपने अपने नेताओं को देख रहे थे जी। अब सवाल है कि संविधान के इस विशेष चर्चा के इस विशेष आयोजन में वहां संसद में जो बातें हम सुन रहे हैं और जिस बात पे चर्चा हो रही है, तो लगता है कि वो सारे के सारे वही चुनावी एजेंडे ही संविधान की चर्चा में शामिल हो गई। अब एजेंडा का आप ये देखिए कि ये मैं आज बड़ी उत्सुकता से प्रियंका गांधी वाड्रा का ये देख रहा था कि उनका डेब्यू है, पहली बार वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में बोल रही है। बिल्कुल। तो कुछ आकर्षक उनका एक तरह से भाषण होगा। अब वो अपने संविधान में बात करते करते अगर सरकार को घेरने पाए, जो उनका एक पक्ष भी है, विपक्ष के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार को घेरना उनका काम है जी। लेकिन अगर वो अडानी के मुद्दे को लेके, हिमाचल में कोल्ड स्टोरेज को लेके ये सारी बातें वो उठा रही है, तो ये माना जाएगा कि प्रियंका गांधी जिस बात को एजेंडे को रख रही है उनमें बेसिक कमी है। हिमाचल में उनकी सरकार है और वो कह रहे हैं कि अडानी को सारे हिमाचल में कोल्ड स्टोरेज को ले दे दिया। भाई, कौन आपकी इस बात को सीरियसली लेगा? जो आपकी सरकार वहां कांग्रेस की सरकार है, सुखू जी की, और अडानी का वहां पे कोल्ड स्टोरेज बन रहा है। आप जब ये कह रहे हैं कि इस देश में जो है गरीब से गरीब हो रहे हैं, अमीर से अमीर हुए जा रहे हैं, तो इसका आप सीधे जाति गणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। ये तो हो गया इलेक्शन। अब इलेक्शन से ये बाहर हमारे राजनीतिक दल कब निकलेंगे? बिल्कुल। अखिलेश यादव जब कहते हैं कि बीजेपी जो है हर जगह चुनाव जीत जाती है जी, और वो जो टॉन्ट कर रहे हैं कि बीजेपी की तो हर जगह सरकार वैसे ही बन जाती है, तो वो एक संवैधानिक संस्थाओं को अपमान कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सवाल आप अगर सीधे ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं तो आप न्यायपालिका पे भी सवाल उठा रहे हैं, आप इस देश के संविधान पे सवाल उठा रहे हैं, जो आपको लगता है कि बीजेपी ऐसे हर जगह सरकारें बना रही है। तो आप लोगों में जिस बात को लेके चर्चा करने की लोगों की उत्सुकता है, और अगर आप वही सारे चीज अपने एजेंडे को रख के संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो इस बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हम लोगों के सामने में, वो शायद हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को गंवा रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। दुष्यंत नागर जी,
ये संविधान, नमस्ते, संविधान पर ये गंभीर चर्चा, संविधान के 75 साल के जो सफर है उस पर चर्चा है। हमें तो इस पर पीछे पलट कर ये देखना चाहिए कि जो संविधान हमें मूल रूप से मिला था उसको क्या हमने कभी भ्रष्ट और नष्ट किया है क्या? उसमें कुछ ऐसा बदलाव किया है क्या जिससे कि संविधान थोड़ा कहीं ना कहीं संविधान के उद्देश्य जो है वो मारे गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सेक्युलर संविधान में कम्युनल प्रावधान हमने कर दिए हैं? 75 साल के सफर पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो रही है कोल्ड स्टोरेज पर। यह कैसी चर्चा है दुष्यंत नागर जी? देखिए सर, कोल्ड स्टोरेज जो आया है चर्चा में, वो इसलिए आया है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया है। और मैं श्री विनोद मिश्र जी को यह बताना चाहता हूं कि जिस मैं थोड़े सा माफी के साथ थोड़ा सा रोकता हूं आपको, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज, जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री प्रयागराज के दौरे पर थे, उन्होंने क्रूज से तैयारियों का जायजा लिया। ये तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वही देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वहां पर विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, करीब करीब 5,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। और जैसा कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुंभ की तैयारियां, देखिए क्रूज के जरिए प्रधानमंत्री बिल्कुल एक उस तैयारियों का नज़ारा लेते हुए, तैयारियों को देखते हुए, मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी चल रही है और उसमें क्या कुछ और करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष रूप से प्रयागराज के दौरे पर हैं और वहाँ वो इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। साथ में प्रधानमंत्री ने वहां की व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए 5,500 करोड़ रुपए के परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें महाकुंभ जो है, महाकुंभ स्थल, वहां पर भी कई परियोजनाएं हैं और प्रयागराज शहर के लिए भी कई परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले उसका उद्घाटन किया है। 5,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का, और प्रधानमंत्री ने इसकी सौगात दी है वहां पर प्रयागराज में। प्रयागराज में जैसा कि हम जानते हैं कि साल 2025 में जनवरी में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके लिए तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं और उन्हीं तैयारियों का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये जो प्रयागराज महाकुंभ है, इसमें तो जो तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनकी संख्या तो कई कई देशों की आबादी से भी ज्यादा होती है। तो इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े श्रद्धालु को हर तरह की व्यवस्था, हर तरह की सुविधा मुहैया कराना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से इस तरह की व्यवस्था बड़ी चुस्त दुरुस्त रहती है। आज से सिर्फ 6 साल पहले प्रयागराज में ही कुंभ का आयोजन हुआ था और उसकी जो व्यवस्था थी, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा हर जगह पर हुई थी। जिस तरह से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई थी प्रयागराज के महाकुंभ में आज से 6 साल पहले 2018 में, अब देखिए 2019 में बल्कि उसका आयोजन हुआ होगा, और अब 2024 में जब एक बार फिर से वहां पर आयोजन हो रहा है, तो एक बार फिर से ऐसी तैयारी जो कि सभी श्रद्धालु हर तरह से संतुष्ट हों, प्रसन्न हों। तो प्रधानमंत्री उसी का निरीक्षण करते हुए लौटते हैं अपनी चर्चा पर। हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी बोल रहे थे, सीधे उन्हीं के पास मैं चलता भी हूं। दुष्यंत नागर जी, सवाल यही था कि ये तो बहुत अच्छा अवसर है जी, बहुत अच्छा अवसर है चर्चा के लिए। इसमें तो पीछे मुड़ करके देखना चाहिए संविधान के सफर को, कहां कहां हमने गलतियां की हैं, कहां कहां हमने संविधान को दूषित किया है। लेकिन हम तो यहां पर देखते हैं कि हमारे नेता कोल्ड स्टोरेज पर चर्चा कर रहे हैं। जो कोल्ड स्टोरेज की बात आई श्रीमान जी, और जैसा विनोद मिश्र जी ने कहा जी कि वहां कांग्रेस की सरकार है, तो मैं ये ज्ञात कराना चाहता हूं, ये भान इनको कराना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तभी उनको सारे कॉन्ट्रैक्ट वहां पे मिले। वहां के सेब के अधिकार के ऊपर जो सेब के कारोबार के ऊपर जो उनका एकाधिकार हुआ, वो भाजपा की सरकार में सुनिश्चित हुआ। अब आ जाते हैं संविधान के ऊपर। तो देखिए, दोनों राजनीतिक दल, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी प्लस सहयोगी, कांग्रेस प्लस सहयोगी, उनके पास विजन क्या है, उनके अंदर लोगों को, देश को दिखाने के लिए, देने के लिए क्या है, वो इस चर्चा में लोगों के सामने आ जाएगा। सबके विचार
भारतवर्ष पूरा सुनेगा और लोग उसका मूल्यांकन करेंगे और भविष्य की राजनीति आगे की वही तो मैं कह रहा हूं कि मूल्यांकन के लिए वैसी चर्चा होनी चाहिए। प्रियंका गांधी को मैं कोट करना चाहता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया और भ्रष्टाचार को वो प्रमुखता से लेके आई, तो ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार ये दो प्रमुख मुद्दे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से एक दलित बच्ची की ऊपर हुए शोषण और अत्याचार की कहानी सुनाई, उससे ये प्रतीत होता है कि दलित समुदाय, वंचित समुदाय की सुरक्षा के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है सर लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो तो हम जानते हैं, इतने बड़े देश में घटनाएं घटती हैं, अलग अलग जगहों पर घटती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितना बड़ा मौका था, इसमें किसने टेंडर बिडिंग करके सेब बागान हासिल किया, किसने कोल्ड स्टोरेज हासिल किया, इससे ज्यादा चर्चा तो ये होनी चाहिए कि 75 साल में संविधान को कहां हमने संविधान में कुछ छेड़छाड़ किया, कहीं दूषित किया संविधान को, क्या क्या हमने प्रावधान किए, किस तरह के कानून बनाए, किस तरह के बदलाव किए। धनंजय गिरि जी, मैं आता हूं आपके पास, धनंजय गिरि जी के पास, फिर शैलेंद्र के पास भी जाऊंगा। धनंजय गिरि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए लालचंद जी, ये भारत के संविधान की ताकत ही है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा संविधान है कि आज 5 पीढ़ियों से चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोगों पर चाय की केतली भारी पड़ रही है। चाय की केतली की चमक के सामने चांदी के 5 पीढ़ियों का चम्मच फीका पड़ गया है। ये संविधान की ताकत है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान की ताकत है कि गुर्बत के गोद से निकलकर शोहरत तक का सफर तय करने वाला आज एक व्यक्ति भारत ने दुनिया के नक्शे पर कैसे भारत का नाम रोशन कर रहा है। अमेरिकी इतिहासकार और संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को उसके ऐतिहासिक कल्पना प्रावधानों के लिए प्रशंसा की है और कहा है कि एक स्थिर लोकतंत्र इस संविधान की देन है कि भारत में जो संविधान है। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एरेल्ड लिजफर्ट ने विविधताओं के ऊपर जिस तरह से प्रबंधन किया गया है भारत के संविधान में, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। 308 सदस्यों ने 104 संशोधन हो चुके हमारे संविधान में। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये भी बताइए, इमरजेंसी लगाई तब उसको भी छिन्न भिन्न किया। धनंजय जी, जो शब्द जोड़े, धनंजय जी ये भी बताइएगा, धनंजय जी ये भी बताइएगा, ये विपक्ष तो कोल्ड स्टोरेज और संबल पता नहीं क्या क्या उठा रहा है, आप चर्चा में क्या उठाने वाले हैं? लालचंद जी, हम देश की गरिमा को उठाना चाहते हैं। अब उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? अब उनसे क्या इससे ज्यादा की उम्मीद कर सकते हैं क्या? आपकी उम्मीद ही गलत है। भाई आलू से सोना बनाते हैं। नहीं, उम्मीद गलत नहीं है, उम्मीद गलत नहीं है, ये बात अलग है कि उम्मीद पूरी ना हो, लेकिन उम्मीद करना गलत कैसे है? गिरी साहब मैदान छोड़ के भाग जाते हो। अच्छा देखिए, बिना भ्रष्टाचार के उन्मूलन के देश आगे कैसे बढ़ेगा? उतनी ही चर्चा कर पाएंगे ना। ये भ्रष्ट और भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारे नेता जॉर्ज फर्नांडिस से, इनके जोर शोरों से, हमें जोर से भी परहेज नहीं। ठीक है, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, लौटता हूं। मुझे जरा अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास जाने दीजिए। शैलेंद्र, ये बताइए कि चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, प्रियंका गांधी वाड्रा बोल चुकी हैं, अखिलेश यादव बोल चुके हैं। बताइए कौन कौन से प्रमुख वक्ता होने वाले हैं इस चर्चा में, और क्या ये जो वक्ता आएंगे ये इसी तरह कोल्ड स्टोरेज टाइप की बातें रखेंगे या कुछ गंभीर बातें भी हमें सुनने को मिलेगी इस चर्चा में? देखिए लालचंद्र, ये तो जो बाकी वक्ता आएंगे उनको सुन के ही पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो चर्चा हुई उससे एक बात साफ है कि संविधान को की स्पिरिट के खिलाफ जो कुछ काम हुए और जब ये प्रयास हुआ और मुंह की खानी पड़ी, या फिर हमारा जो संविधान है वो इतना मजबूत है, उसकी जो एक सेफ गार्ड व्यवस्था है, वो जो घटनाएं हुई उनका जिक्र शायद कोई नहीं करना चाहता। राजनाथ सिंह सदन के उपनेता, उन्होंने जरूर कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया कि इंदिरा गांधी ने कैसे 50 बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था। हमने देखा कि अखिलेश यादव ने बोला, उसके बाद कल्याण बनर्जी टीएमसी से और जेडीयू से ललन सिंह और टीडीपी से एक सांसद, उन्होंने अपनी बात रखी। तो अलग अलग दलों से बात रख रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर संविधान की जो 75 वर्ष की जो सुनहरी हमारी एक व्यवस्था रही है, जो 75 वर्षों रहे हैं, उनके जो खासियत रही है वो खासियत तभी सामने आ सकती है जब संविधान के विपरीत काम जब किया गया और संविधान ने रास्ता दिखाया कि आप विपरीत काम नहीं कर सकते, तो उनका जिक्र तो करना चाहिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा, इसलिए नहीं करना चाहती कि 70 वर्षों में 55 वर्ष कांग्रेस पार्टी रही है और ज्यादातर जो घटनाएं हैं
या फिर जो प्रयास है चाहे आपातकाल के हो या 50 बार से ज्यादा राज्य सरकारों को, चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का हो, ये जब घटनाक्रम सामने आएंगे या इस पर जब चर्चा होगी तो कांग्रेस पर सवाल उठेंगे। आप देखिए, रक्षा मंत्री ने कहा कि जो संविधान संशोधन कांग्रेस लाई थी वो उसका उद्देश्य संविधान को मजबूत करना नहीं था, और उसमें उन्होंने तथ्यों के साथ बात भी रखी 41वें संशोधन की, 42वें संशोधन की, किस तरह से उस वक्त कांग्रेस की मंशा। बिल्कुल, आप 1976 का हवाला दे रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास। विनोद जी, जो बात अभी शैलेंद्र कह रहे थे कि देखिए चर्चा में तो ये चीजें आनी चाहिए, और धनंजय जी ने जिस पर निराशा भी व्यक्त की कि आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं इन लोगों से। उम्मीद तो करनी ही चाहिए कि 76 में क्या हुआ था, उम्मीद तो करनी ही चाहिए कि यह संविधान कब कब भ्रष्ट हुआ और किस तरह से 1977 में 75 में नष्ट हुआ। नष्ट भी किया गया था, भ्रष्ट भी किया गया है संविधान को, और नष्ट भी किया गया है। तो ये चर्चा तो होनी चाहिए, ये उम्मीद तो हमें करनी चाहिए। विनोद जी, मैं आ रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं। विनोद जी पहले। मैं नागर साहब को मैं सम्मान करता हूं, पुराने समाजवादी हैं, आजकल पता नहीं कांग्रेस के साथ आए हैं तो भ्रष्टाचार का मुद्दा ज़्यादा उछाल रहे हैं। नागर साहब, अभी राजनाथ सिंह जी ने जो शुरुआत की थी इस चर्चा को, तो कहा उन्होंने कि एक फ़र्क है, जो फ़र्क वो है जो बता रहे थे कि 100 बात की एक बात ये है कि सत्ता या संविधान, अगर ये सत्ता और संविधान की बात जब होती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता पहला होता है। तो सत्ता और संविधान की प्राथमिकता देने वाली पार्टी की बात करते हैं कि बात जब उन्होंने कही है, तो इसी क्रम में उन्होंने गिनाया है, सिलसिलेवार गिनाया है जी। अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए, उत्तर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए, राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष होते हुए जो उनका अनुभव था उसको भी उन्होंने सामने लाया जी। तो ये निजी जीवन का जो अनुभव है ये भी लोगों को समझने की जरूरत है और उसको सीखने की जरूरत है कि संविधान को, जब संविधान और सत्ता में जब आप सत्ता को प्राथमिकता रखते हैं तो वहां किसी न किसी रूप में आप संविधान के साथ बेईमानी करते हैं। बिल्कुल, और ये बेईमानी साफ साफ दिखी है। वो एक मौके पे नहीं दिखी है, वो दर्जनों सैकड़ों मौके पे दिखी है जब आप संविधान के साथ में बेईमानी करते हैं। इस चर्चा में जो बात जो शुरुआत हुई है वो डेफिनेटली आप उसका स्वागत योग्य है और उसको हम लोग सम्मान करते हैं उन सब चर्चा को, ठीक है। कि ये बात देश को जानने की जरूरत है कि सत्ता और संविधान में प्राथमिकता किसको दी जा रही है। बिल्कुल। और ये जब चर्चा में ये प्राथमिकता की बात आएगी तो नागर साहब ये बताना पड़ेगा कि अगर पॉकेट में रख के ही संविधान का सम्मान होता तो शायद जो 55-60 साल की कांग्रेस की सरकार थी और उस समय में जो संविधान का जो भी चीजें हुई होगी, तो राजनाथ सिंह का यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ लोगों ने सिर्फ पॉकेट में ही रखा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को सामने में जब भी संविधान आया है उन्होंने माथे से लगाया। ठीक है, दुष्यंत नागर, ये फर्क जरूर दिख रहा होगा। बिल्कुल, दुष्यंत नागर जी आप रखिए। धनंजय जी का भी कुछ सवाल है, उसको भी ले लेते हैं। धनंजय जी, मौका मेरा है। अच्छा ठीक है लालचंद जी, जब ठीक है धनंजय जी मैं आपके पास आऊंगा। धनंजय जी मैं आऊंगा, मुझे दुष्यंत नागर जी को पहले देना चाह रहा हूं। मैं आ रहा हूं धनंजय जी, आ रहा हूं। देखिए धनंजय जी, थोड़ी गरिमा बनाए रखिए। धनंजय जी आ रहा हूं। दुष्यंत नागर, मेरे अधिकारों का। हाँ दुष्यंत नागर जी बोलिए। लालचंद जी, जब हजारों वर्ष के भारत के महान इतिहास का अवलोकन करेंगे तो आपको एक उदाहरण मिलेगा कि राजा रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत के लिए सत्ता छोड़ दी थी। यहाँ कांग्रेस में सरदार पटेल ने नेहरू जी के लिए सत्ता छोड़ी, कामराज जी ने लाल बहादुर शास्त्री के लिए सत्ता छोड़ी, सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए सत्ता छोड़ी। मिश्र जी, आप कम से कम बोलने से पहले आकलन तो कर लिया कीजिए। भारतीय जनता पार्टी में और अन्य उदाहरण देखो, सत्ता के लिए क्या क्या नहीं हुआ। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत तोड़ी गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो पूरे मुद्दों को ही नीचे दबा दिया। इतनी बटरिंग तो किसी कांग्रेसी ने कभी नहीं की होगी। ये सच बोलना आपको बटरिंग लगता है तो मैं, तो कभी मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा दुख है कि आपको मैंने सच्चाई बोल दी, आपको दर्द हो गया। अरे श्रीमती सोनिया गांधी ने सत्ता को ऐसे ठुकरा दिया जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को कोई निकाल के फेंक देता है। इतने महान लोगों की पार्टी है ये कांग्रेस पार्टी, इसके नेताओं का सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक नाम लेना चाहिए। जिन लोगों ने ना देश को आजाद कराया आपने, बल्कि पूरा समा बांध दिया। दुष्यंत नागर जी, पूरा समा बांध दिया आपने। मुझे लगता है शैलेंद्र भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन शैलेंद्र के पास जाने। धनंजय जी आपको जवाब दे रहे थे। जी उम्मीद करें
विनोद जी उम्मीद करें कि कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के समर्थक एक तरह से कांग्रेस की बुराई करेंगे तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। वो तो अपनी तरह से अपना काम ही कर रहे हैं। लेकिन सवाल इससे बड़ा ये है कि जब आप संविधान की चर्चा पर अपनी बात रखते हैं तो आप ये बड़ा दिल दिखा दीजिए ना कि 55 वर्षों में आपसे भी गलती हुई और आपने संविधान ये बड़ी बात करने ये बड़ी बात है। ही भूल हुआ आत्मावलोकन का समय है, आपको सबक सिखा दिया या सुप्रीम कोर्ट ने सिखा दिया, साहबानों पे सिखा दिया, तो फिर तुष्टिकरण की राजनीति बोलना चाहिए कि 100 बार हमने राज्य सरकार बर्खास्त की। आप इस चर्चा में ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया तो ये कोई उपलब्धि नहीं है। एक उदाहरण बता दीजिए। अच्छा, उपलब्धि वो है जिसमें 100 बार बर्खास्त किए गए, उपलब्धि वो है। ठीक है, धनंजय जी का टर्न, धनंजय जी काफी देर से बोलना चाह बर्खास्त नहीं कर पाई। ठीक है, धनंजय जी कुछ जवाब देना चाहिए। धनंजय जी बोलिए, कमजोरी है, बोलिए धनंजय जी बोलिए। देखिए एलन ऑक्टोवियो ह्यूम की मतलब आप ये कह रहे हैं कि धारा 356 का दुरुपयोग फिर से करेगी कांग्रेस पार्टी अगर कभी सत्ता में आई तो? ठीक है, अब धनंजय जी की बारी। सदुपयोग धनंजय जी की में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ठीक, अच्छा सदुपयोग हुआ था 100 बार। बोलिए धनंजय जी। देखिए लालचंद जी, जो आज पार्लियामेंट में दिखा, ये देश ने देखा। ये देश ने देखा कि एक परिवार को अपने 5वीं पीढ़ी के बेटी की चिंता है, राहुल गांधी को अपने बहन की चिंता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के करोड़ों बहनों को लखपति दीदी बनाने की चिंता है, ड्रोन दीदी बनाने की चिंता है, उनके घर में उजियाला कैसे पहुंचे इसकी चिंता है, उनके आंसू कैसे पहुंचे जाए इसकी चिंता है, 12 करोड़ इज्जत घर बन जाए, 15 करोड़ किसान सम्मान निधि पहुंच जाए इसकी चिंता है। गांधी परिवार को अपनी 5वीं पीढ़ी कैसे एक वक्ता बन जाए और कैसे कुछ चाटुकारों के चाटुकारिता द्वारा उनको स्टैब्लिश कर दिया जाए कि क्या बोल गई दीदी ने, क्या बोली। नानक ने कहा एक ने कही दूजे ने मानी, नानक ने कहा दोनों ज्ञानी। तो जो कह रही है और जो सुन रहे हैं वो ज्ञानी लोग उस पर ज्ञान दे रहे हैं। संविधान को मुट्ठी में करना और संविधान को माथे से लगाना दोनों दो बातें हैं। इस देश की महान जनता सब देख रही है, सब जान रही है, सब समझ रही है। और एलन ऑक्टोवियो ह्यूम की बनाई गई कांग्रेस, जिसने तमाम उनके 4-6 सेक्रेटरी भारत उनके अंग्रेजों के रहे और पंडित नेहरू ने भी ब्रिटिश जैक के नीचे ओथ लिया था। इस देश की महान जनता आज सब जान गई है। ठीक है, कांग्रेस कोई हो कांग्रेस जो कभी राम को काल्पनिक बताती थी, आज राम राज की चर्चा करने लगी है। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। जिस संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राम की मूर्ति लगाई, तमाम तरह की मूर्तियां लगाई, तमाम प्रतीक चिन्ह लगाए, उनको कांग्रेस ने काल्पनिक बताया। आजकल आ रहे हैं, कांग्रेस उसी का उदाहरण ले रही है। यही जीवंतता है, यही प्राणवंतता है, यही संविधान की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है, यही आम जन की ताकत है। उसी ताकत के शैलेंद्र एक लाइन जोड़ना चाह रहे हैं। शैलेंद्र बोलिए, शैलेंद्र एक लाइन जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए शैलेंद्र। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ये आरोप भी लगा सकती है कि ये संसद ही है जो मौका दे रही है, चूंकि चुनकर आई है प्रियंका गांधी, लेकिन तमाम वरिष्ठ सांसद थे। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चुना सबसे पहले वक्ता के तौर पर, जो पहली बार संसद में आई है। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? समय समाप्त हो रहा है, लेकिन विनोद जी आप कुछ सांसद भी थी। समय समाप्त हो रहा है। गांधी राष्ट्र की महिला शक्ति है, महिला शक्ति के रूप में जी बिल्कुल, हम सभी उनका आदर करते हैं सर, हम सभी आदर करते हैं, पूरा आदर है उनका। नागर साहब, शैलेंद्र ने जो बात कही है उस बात को समझने की जरूरत है। 99 सांसद है चुन के आए हुए हैं, ये पहली बार उनको इतने सालों में मौका मिला है। बढ़ा दीजिए, वो 102 कह रहे हैं, 102 कह रहे हैं। नहीं, जो भी आप 100 कर लीजिए, 102 कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 102 सांसदों में जो पहली बार के सांसद को आप ये देखिए, प्रतिपक्ष के नेता के लगभग शुरुआत करते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा है संसदीय परंपरा में। और वो प्रियंका गांधी की डेब्यू है, पहली बार वो बात कर रही है तो उनको मौका दिया जाता है। तो शैलेंद्र कह रहे थे ये गांधी परिवार छोड़ के कांग्रेस में दूसरे जो नए सदस्य हैं उनको ये मौका क्यों नहीं मिला? बिल्कुल, चलिए, तो ये जो प्राथमिकता है परिवार की, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि संविधान देश के लिए है, संविधान समाज के लिए है, संविधान 140 करोड़ को परिवार को बनाने के लिए संविधान नहीं है। चलिए इसी मोड पर इस चर्चा की समाप्ति करते हैं, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत नागर सर, साथ में धनंजय गिरि जी, शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया और विनोद सर आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक बड़ी खबर दिखाएंगे तेलंगाना से। आदिवासी किसान को हथकड़ी डाल दिया, देखेंगे ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी,